हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होती है, इसके वेरियस कॉन्सेप्ट जैसे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार की शेप होती है, वो डिस्कस करेंगे। और एंड में जानेंगे अगर डेटा रेवेन्यू के टर्म्स में गिवन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला रहेगा, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि रेवेन्यू क्या होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए फर्म गेट्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। किसी प्रोडक्ट की सेल करने पर फर्म को जो मनी मिलता है वो कहलाता है रेवेन्यू। अब ये आपको समझना है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू तो जितना मनी मिल रहा है आउटपुट को सेल करने से वो कहलाएगा रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, वो हमारा होता है प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट को सेल करने पर किसी फर्म को कितना मनी मिलता है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू। इसको कैसे निकाल सकते हैं? इट इज़ प्राइस टाइम्स क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस को क्वांटिटी से गुना करके हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल की गई, वो उससे हमें प्राप्त होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इट इज़ समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को का सम टोटल रेवेन्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज जैसा नाम से ही पता है, औसत निकालनी है। एक यूनिट कमोडिटी की सेल करने से फर्म को कितना मनी मिल रहा है वो कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसको कैसे निकालेंगे? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR/Q। टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से भाग कर दें तो हमें प्राप्त होगा एवरेज रेवेन्यू। जैसा हम देख पा रहे हैं P इंटू Q, Q कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है P। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस भी होता है। प्राइस कहें या एवरेज रेवेन्यू कहें, दैट इज सेम थिंग। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ 1 मोर और 1 लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल आउटपुट नहीं, टोटल रेवेन्यू में चेंज एक ज़्यादा या एक कम इकाई बेचने से कितना चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में, वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? एक क्वांटिटी की यूनिट चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स एंड माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n-1 यूनिट्स। मान लीजिए 5 इकाई बेचने से जो टोटल रेवेन्यू मिल रही है और फिर अगर हम 4 सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज है, तो उन दोनों का अंतर टोटल रेवेन्यू में 5 इकाई बेचने से या 4 इकाई बेचने से कितना चेंज आ रहा है वो कहलाएगा जो 5th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू। सॉरी। अब हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे इनका रिलेशनशिप रहेगा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का। पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं और वो होमोजीनियस गुड सेल कर रही होती हैं फर्म्स, और जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, तो प्राइस सबके लिए सेम होता है। इस प्रकार के मार्केट फॉर्म में जो डिमांड होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो इसका मतलब है, परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब है कि किसी प्राइस पे कोई भी फर्म कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। तो यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे, पहले हमारी क्वांटिटी गिवन है, फिर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू देखिए आप 555 है चारों यूनिट्स की। मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है और टोटल रेवेन्यू हमारी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है 5, 10, 15, 20। तो जब अगर मार्जिनल रेवेन्यू
हर अगली इकाई से सेम प्राप्त हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू भी हमारा सेम रहेगा और टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हो रही है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है। यही चीज़ आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ये जो फिगर 1 है उसका एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। फिगर 1 में एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू। जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई बेच के जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है, 5, 10, 15, 20। इसका क्या मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू भी 5 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 है, क्योंकि उसके टोटल रेवेन्यू के स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रह रही है। अगर इसका बी पार्ट देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सेम हमारा आउटपुट और रेवेन्यू है और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू भी 5 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 है हर एक आउटपुट यूनिट पर, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी भी क्वांटिटी या आउटपुट को सेल किया जा सकता है एक कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू इम्प्लाइज कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू एंड बोथ शुड बी इक्वल। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू भी हमारा कांस्टेंट होगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बात करी हमने परफेक्ट कंपटीशन में इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब अगर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है, देखिए आप फिगर 2 के पार्ट बी में जो AR कर्व है वो हमारा डिमांड कर्व भी होता है। तो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या है कि सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। आउटपुट अगर इंक्रीज़ करनी है सेल करने के लिए तो प्राइस को कम करना पड़ता है। इसलिए आप देखें कि जो सेम हमने टेबल बनाई है, पहले कॉलम में क्वांटिटी, दूसरे में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, 4 यूनिट्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसमें जो पहली इकाई बेची है वो 10 रुपये से उससे रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, 10 रुपीज़। अगली इकाई बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ रहा है, 10 के बाद 8। उसके बाद फिर थर्ड जो यूनिट बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ रहा है, फिर फोर्थ में ऐसे ही। तो जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होती जा रही है। इससे अगर हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू होता है, तो हम 10, 18 इनको आपस में सम करते जाते हैं। 10 + 8 + 6 और +4 करें तो हमें 28 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम टोटल रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग करना होगा तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगी। तो एवरेज रेवेन्यू होगी 10, 9, 8, 7। तो अब हम देख पा रहे हैं टेबल में कि टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हो रही है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन उसका रेट जो है वो डिमिनिशिंग है। इसी प्रकार अगर फिगर में देखें तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसका स्लोप डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का स्लोप क्या कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रही है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू से कम डिक्रीज़ हो रही है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू से। अगर हम फिगर में देखें तो फिगर 2 के ए पार्ट में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है। यही सेम बी पार्ट में है। ए पार्ट में हमने टोटल रेवेन्यू को दिखाया हुआ है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में देखो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि इसका स्लोप भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम होता जा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू, जैसा हम टेबल में भी देख सकते हैं और फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, सिंस MR इज़ डिमिनिशिंग फास्टर देन AR, MR कर्व शुड बी टू द लेफ्ट ऑफ AR कर्व। क्योंकि MR ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है तो MR हमेशा AR के लेफ्ट में होगा। अब हम ये
डिफरेंस देखें दोनों में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में ही AR MR डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR MR हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज़ मोर इलास्टिक। और ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट होने की वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। तो मोनोपोली के कंपैरिजन में वहाँ कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड इलास्टिक होती है। अब बात करें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AR कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AR कर्व कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक फीचर होता है कि उस कर्व के हर एक पॉइंट पर जो एरिया है उसके नीचे वो सेम रहेगा। यहाँ पे हम बात करें जैसे P पॉइंट पे जो उसके नीचे का एरिया है वो इक्वल है N पॉइंट के। जो ये हमारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक Y एक्सिस पे कोई नाम नहीं है, 0 से 4 ओरिजिन से 4 हमारा जो पॉइंट है, फिर P and 2, ये वाला एरिया किसके इक्वल है? ओरिजिन या 0 to 2 N और 4, ये दोनों एरिया इक्वल हैं। तो ये हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का फीचर होता है। मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट इतना पावरफुल होता है कि वो सारा का सारा जितना किसी कंज्यूमर ने प्लान किया हुआ है एक्सपेंडिचर करने का उस प्रोडक्ट पे, वो चाहे कोई भी प्राइस रखे वो उतना मनी तो प्राप्त कर ही लेता है। अंडर प्योर मोनोपोली अ प्रोड्यूसर कैन बी सो पावरफुल दैट बाय सेलिंग हिज आउटपुट एट डिफरेंट प्राइसेस ही एक्सप्लॉइट्स एंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर मीन्ड फॉर द कमोडिटी। जो उस कमोडिटी के लिए किसी कंज्यूमर ने रखी हुई है मनी कि ये इस पे स्पेंड करना है, चाहे मोनोपोलिस्ट कोई भी प्राइस रखे वो उतना उनसे प्राप्त कर लेता है। अगर किसी कंज्यूमर ने 8 रुपीज़ सोचे हुए हैं उस प्रोडक्ट के लिए, अगर प्राइस मोनोपोलिस्ट 4 रखता है तो वो व्यक्ति 2 यूनिट्स खरीद लेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका, उस व्यक्ति का 4 × 2 8 रुपीज़ हो गया। और अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस 2 कर देता है तो वो ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेगा, 2 × 4 8। तो जो टोटल कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो 8 होगा और जो मोनोपोलिस्ट की रेवेन्यू है वो भी 8 होगी, चाहे वो प्राइस अधिक रखता है या कम रखता है। किस शेप में? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पे देखिए, इट मीन्स वट एवर द प्राइस ही मे फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट, एरिया बिलो ईच पॉइंट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व विल बी इक्वल टू वन अनदर। सपोज ये 8 का ही एग्जाम्पल बुक में लिया हुआ है और अगर हमारी टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द एडिशनल यूनिट सोल्ड इज 0। इसलिए हमने मार्जिनल रेवेन्यू को एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है। मार्जिनल रेवेन्यू 0 है क्योंकि हमारी टोटल रेवेन्यू सेम रह रही है। अगली हर एक इकाई को सेल करने पर भी टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू होती है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है जो कि 0 है। अब आगे बात करें जो ग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज़। फर्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो सेम है, अभी हमने डिस्कस किया। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है और AR और MR एक दूसरे के बराबर होते हैं। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम बात कर चुके हैं कि AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और MR उसके लेफ्ट में होता है। अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो B, जैसे अगर C पॉइंट AR पे कोई C पॉइंट है, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं Y एक्सिस की तरफ। CA लाइन अगर हम C पॉइंट से सीधी रेखा Y एक्सिस की तरफ खींचते हैं तो CA हमें प्राप्त होता है और उसमें
जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। देखिए बी इज लोकेटेड एट हाफ ए सी, जो ए सी रेखा हमने खींची है उसके हाफ में बी पॉइंट है जो एम आर पर है, इम्प्लाइंग दैट स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ ए आर। और उसका मतलब क्या है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो इसका मतलब है कि जो एम आर का जो स्लोप है वो ट्वाइस है, दुगना है ए आर से, एम आर का स्लोप ज़्यादा है। अब जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बताया हुआ है ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में कर चुके हैं, उसमें जो रेवेन्यू मेथड है, तो इसमें जो डिफरेंट एरियाज़ के थ्रू टोटल रेवेन्यू को हम जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट करा हुआ है और उसके बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी पी के। आप देखें फिगर 6 में जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी पी के। ये हम प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ये आप देख लेंगे, बड़ा सिंपल है। इसको करेंगे टोटल रेवेन्यू एरिया वाइज हम डिस्कस करेंगे, फिर दो जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा के हम दिखा सकते हैं, जैसे बी पी एन और सी ए बी जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और इसके बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी पी। और अगर ऐसा है, अगर जो ए एम आर है वो हाफ वे में है, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए आर से, तो उसका मतलब है कि एम आर का स्लोप दुगना है ए आर से। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हम जो टेबल है हमने पहले डिस्कस की थी ये वाली, इसी को आगे एक्सटेंड करा हुआ है। इसमें दिखाया हुआ कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 पर भी पहुँचती है और नेगेटिव भी होती है, तो उसका इम्पैक्ट टोटल रेवेन्यू पर क्या होता है ये हम फिगर से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने हाफ पार्ट ही डिस्कस किया था टोटल रेवेन्यू का, कि वो इंक्रीज हो रही है बी पॉइंट तक एट डिमिनिशिंग रेट, और जब बी पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू पहुंच जाता है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, वहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर 0 हो जाता है और उसके बाद टोटल रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देता है, उसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है। देखिए दोनों को हमने साथ में ड्रॉ करा हुआ है। बी पॉइंट तक जो बी पार्ट में है, फिगर के बी पार्ट में 0 पॉइंट पे हम दिखा रहे हैं कि जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है फिगर के पार्ट ए में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी है, उसी पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो रहा है। और ये आप वो जो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका रिलेशनशिप होता है। एवरेज रेवेन्यू हम निकालेंगे कि टोटल रेवेन्यू के किसी पॉइंट पर ओरिजिन से जो सीधी रेखा हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप डिक्लाइन होता जा रहा है, इसलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है। और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का स्लोप होता है, तो वो स्लोप हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है। बी पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाता है तो उसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, और उसके बाद स्लोप गिरना स्टार्ट हो जाता है तो उसका मीनिंग है कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है। तो ये हमारा रिलेशनशिप इस फिगर की हेल्प से आप समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, अगर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कॉन्वेक्स हैं, तो जो हमारा रिलेशनशिप हमने बताया था कि अगर ए आर के किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस की तरफ, जैसे आप देखेंगे फिगर 8 में सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है सी ए, तो जो हम एरिया पहले बता रहे थे, जब हमारा सिंपली स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर और एम आर हैं, तो हमारा एरिया इक्वल आया था, ए बी इज इक्वल टू बी सी। लेकिन यहाँ पे ए बी कम होगा बी सी से अगर हमारा ए आर और एम आर कॉन्वेक्स हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो ए बी कम होगा बी सी से। और नेक्स्ट अगर बात करें, अगर ए आर और एम आर कॉन्केव हैं तो ए बी ज़्यादा होगा बी सी से, ए बी ज़्यादा है बी सी से, ये इसका फीचर होता है। कॉन्वेक्स है और कॉन्केव है तो किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू।
जो रेवेन्यू मेथड हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किया था उसमें हमने ऐसे ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉइंट मेथड से हमने कैसे निकाला था, किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी अगर ज्ञात करनी है तो हम लोअर पोर्शन बाय अपर पोर्शन करते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे करेंगे तो अल्टीमेटली हम प्राप्त कर पाएंगे, हम प्रूव कर पाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। ये हम प्रूव कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, आप करके देखिए, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ई डी इज इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। अब अगर डेटा रेवेन्यू में गिवन है, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू में गिवन है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर इन तीनों में से, अब हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनमें से कोई दो अगर हमें पता है तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। देखो हमारे डिफरेंट फार्मूलाज बन गए हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ईडी का आपने देख लिया पहले फॉर्मूला, एआर भी निकाल सकते हैं, एमआर भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर दो के बारे में पता है तो तीसरा आसानी से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूलाज आप ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स हम ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में हम ये डिटेल में कर चुके हैं। पहला पॉइंट है व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज रेवेन्यू। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो हम क्या कहते हैं उस वक्त, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। अगर हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू के। यहाँ पे जो हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है वाई एक्सिस पे, उसकी बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटरी, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ज़ीरो। अब देखिए 0 पॉइंट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पॉइंट पे शो कर रहा है, जो पॉइंट क्यू पॉइंट से अगर हम ए आर की तरफ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यूनिटरी। इन दोनों को किसी भी सेंस में बोल सकते हैं कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तो एवरेज रेवेन्यू पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होती है। नेक्स्ट, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। देखिए उससे लेफ़्ट की अगर बात करें, क्यू पॉइंट से लेफ़्ट की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए आर में जो ऊपर का सेगमेंट हम देख रहे हैं एम पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। इनको हम किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, या वाइस वर्सा इसको ये कह सकते हैं कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। और लास्ट हमारा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं क्यू पॉइंट से राइट की तरफ। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए आर का में देखें तो हमें पता चलेगा जो ये लोअर सेगमेंट है एम पॉइंट से राइट की तरफ, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाली जा सकती है, या इनमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इलास्टिसिटी की हेल्प से, वो हम कर सकते हैं। तो आई होप you will practice these all diagrams and you will understand the concept well. Thank you so much.